हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा रेयर टू डेंसर, द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड द इमेज इज़ वर्चुअल। इससे पहले जो हमने किया था वहाँ पर रियल इमेज था, बाकी सारा कंडीशन सेम था। सो स्टार्ट करते हैं। सो टू फॉर्म द वर्चुअल इमेज इन दिस केस वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द पोल। सो अगर हम क्लोज टू द पोल प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट, लेट सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ ओ। अगर हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज टू द पोल, सो इससे जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल। ठीक है, अब चेक करते हैं कि वर्चुअल कैसे बनेगा। सो अगेन जो फर्स्ट रे इससे निकलेगी, लेट सपोज इट इज़ स्ट्रेट, एंड अगर कोई भी एक रे पास होता है किसी लेंस से स्ट्रेट या परपेंडिकुलर, सो वो विदाउट रिफ्रैक्शन फ्लो होता है स्ट्रेट। सो द फर्स्ट रे इज़ दिस। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रे जो निकल रहा है ऑब्जेक्ट से और जो पास होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास हो जाएगा स्ट्रेट इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला जो रे है वो स्ट्रेट पास हो गया इस तरीके से। इसके बाद हम सेकंड रे को लेंगे किसी एंगल पे। सो लेट सपोज जो सेकंड रे निकलने वाला है उस ऑब्जेक्ट से वो हमें इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है वो है रेयर से डेंसर, सो द रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि जब भी एक रे पास होता है रेयर से डेंसर देन वो बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। सो टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर ये एक्चुअल रे इस तरीके से निकल रहा था, इस तरीके से, ठीक है, रिफ्रैक्शन अगर नहीं होता तो जो हमारा रे है वो किसी एंगल पे बेंट होगा, बट वो जो एंगल बनेगा वो लाई करेगा इन नॉर्मल और इस वाले रे के बीच में। इसका मतलब होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, सो अगर मैं ड्रॉ भी करता हूँ उस रे को तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा वो रे, कि यहाँ से इस तरीके से बेंट होगा। ठीक है, इसे मैं अच्छे से कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड होने के बाद भी किसी एंगल पे मीट नहीं कर रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, वो इस तरीके से स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट रे थी हमारी, ये है सेकेंड रे, एंड अगर ये स्ट्रेट भी ट्रेवल करेगा तो भी कहीं मीट नहीं करेगा किसी से। ठीक है, ये दोनों ही रे डाइवर्टेड हैं। सो डाइवर्टेड होने की वजह से जो इमेज है वो रियल नहीं बनेगा इस केस में। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एरो, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। सो हमें ये दिख रहा है कि दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्टेड हैं। सो डाइवर्टेड होने की वजह से यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। सो टू फॉर्म द इमेज वी हैव टू ड्रॉ द बोथ रे बैकवर्ड। अब जब हम ड्रॉ करेंगे दोनों रेस को बैकवर्ड, सो जो स्ट्रेट पास हुई थी रे उसे अगर बैकवर्ड ड्रॉ भी कर दूंगा तो वो यही लाइन पे आएगा। इट मीन्स वो अगेन लाई करेगा इन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसे जब बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पर ये बैकवर्ड ड्रॉ करने के बाद मीट कर रहा है इस वाली रे को, वहाँ पर फॉर्म होगा इमेज। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इमेज का, दिस इज इमेज। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। हमने सिर्फ ये काम किया है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो हो रहा था रेयर से डेंसर। सो जो रे है वो बेंट होती टूवर्ड्स नॉर्मल, और बेंट होने के बाद भी ये दोनों रे एक्चुअल मीट नहीं कर रहे थे क्योंकि बोथ आर डाइवर्टेड। सो डाइवर्टेड होने की वजह से यहाँ पर ये रियली मीट नहीं करते। सो अगर यहाँ ये इमेज फॉर्म नहीं कर सक रहे तो हमें पीछे मूव कराकर इमेज फॉर्म करना पड़ेगा। सो जैसे ही हम मूव करेंगे दोनों रेस को पीछे, तो जहाँ पर ये दोनों रे मीट करेंगे वहाँ पर बनेगा इमेज। ठीक है, और इस बार जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। ठीक है, अगर यहाँ कहीं बनता इमेज तो वो होता रियल। तो ये एक्चुअल मीट से नहीं बन रहा है, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों रेस को पीछे मूव कर रहे हैं और पीछे मूव करने से इमेज बन रहा है। सो यहाँ जो इमेज बनेगा वो हो जाएगा वर्चुअल। सो आई इज़ द वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं कुछ, जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट ए। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट बी था, इस एरो का जो पॉइंट है वो नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, ये सी हो गया, ये नॉर्मल एन हो गया, इसके बाद ओ एंड आई। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन नहीं है। ठीक है, अगर मैं नाम भी दूंगा ए पी सी तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये किसी तरीके का कर्व दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए, तो हम एक एज्यूम करेंगे एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा,
और इसे एज्यूम करेंगे कि ये बहुत क्लोज है पॉइंट पी के, तो इसे नाम देंगे हम एम। और यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि पॉइंट पी और पॉइंट एम बहुत क्लोज हैं, ठीक है। सो ए एम इज इक्वल टू ए पी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो ए पी है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा ए एम के, ठीक है। बाद में ये कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लिया कि ए पी इज इक्वल टू ए एम हो गया। अब इतना होने के बाद, ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था, एंगल असाइन किए थे अल्फ़ा बीटा गामा। सो जहाँ से ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अल्फ़ा एंगल, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा एंगल। जहाँ इमेज था वो मरना था बीटा एंगल, ये हो जाएगा बीटा एंगल। और जहाँ पर था सेंटर ऑफ कर्वेचर वो था गामा एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल असाइन करने के बाद अब डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें कौन सा ट्राइंगल चूज़ करना है, ठीक है। आपको अगर पहले याद होगा तो हमने निकाला था आई और आर का वैल्यू, ठीक है, और निकाला था हमने उसे बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर असाइन करेंगे एंगल, उसके बाद निकालेंगे एंगल आई और एंगल आर। तो यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये था हमारा इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये था रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो इसके बाद हम असाइन कर चुके हैं, बट इसके बाद हम निकालेंगे आई और आर का अलग अलग वैल्यू। अब इस केस में पॉइंट पी से लेकर के ओ तक ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू, पी से लेकर के आई तक ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी, एंड पी से लेकर के सी तक ये हो जाएगा प्लस ऑफ आर, ठीक है। सो अब अगेन हमें फाइंड करना है एंगल आई और आर। तो पहले चेक करते हैं कि एंगल आई किस ट्राइंगल के इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो एंगल आई है वो लाई कर रहा है इस ए सी वाले लाइन पे और इस ए पी वाले लाइन पे, ठीक है। तो हम ट्राइंगल चूज़ करेंगे ए सी और ए पी से रिलेटेड, तो ट्राइंगल आएगा ए पी सी, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ट्राइंगल वो आएगा ए पी सी आएगा, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ओके वेट, पी यहाँ पर आ रहा है, ओ यहाँ पर है ना, तो ये ए ओ सी आएगा, ठीक है, नॉट पी। पी इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का, ठीक है, मुझे लगा ये इस पॉइंट का नाम है, तो ये आएगा ए ओ सी पे। तो पहला हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो एंगल आई है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। सो हमें दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में ए ओ सी में जो एंगल आई है वो है एक्सटर्नल। सो वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एंगल। तो इंटरनल कौन सा आएगा, अल्फ़ा और गामा, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर में कौन सा एंगल है, अल्फ़ा प्लस गामा है, तो यहाँ आएगा अल्फ़ा प्लस गामा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से निकल गया आई का वैल्यू जो है अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें चेक करना है कि एंगल आर ये किस ट्राइंगल का इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल है। तो देखो पहले दिख रहा है कि जो आर है वो किसी ट्राइंगल के अंदर तो नहीं लाई कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये किस पे आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये इस लाइन पे आ रहा है पहला, ठीक है, इट मीन्स आई ए पे आ रहा है, और सेकंड आ रहा है इस वाली लाइन पे, ठीक है, इन दो के बीच है ना, तो ये आ रहा है ए सी, तो आई ए और ए सी इससे बनेगा ए आई सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान दे पाएंगे कि ट्राइंगल ए आई सी का ये बाहर वाला पार्ट है एक्सटर्नल, सो लेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए आई सी। अब इसके बाहर में है ये, तो अंदर कौन सा एंगल आएगा, बीटा और गामा। आपको ये एज्यूम हो रहा होगा ना इस तरीके से फॉर्म होने के बाद कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर में कौन सा एंगल है, बीटा और गामा है, और बाहर में आर है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू निकाल लिया है। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो μ1 अगर मैं लूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, μ2 पे आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब साइन कॉम्पोनेंट ऑफ आई या फिर साइन कॉम्पोनेंट ऑफ आर। तो μ1 के साथ आई वाला आएगा और μ2 के साथ आर। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ
फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी नो दैट μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, μ1 के साथ आई आएगा क्योंकि μ1 पे इंसिडेंट हो रहा है और μ2 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, μ2 इंटू साइन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इतना होने के बाद हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो स्मॉल होने का सेंस ये है कि जो साइन आई होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है आई के। ये पूरा जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा आई के, और साइन आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा आर के। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन आई विल बी आई एंड साइन आर विल बी आर। ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं, तो हम रिप्लेस कर देंगे साइन आई को आई से और साइन आर को आर से। तो यहाँ आ जाएगा μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। अब इतना प्लेस होने के बाद हमारे पास जो डाटा गिवन था उसे हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो आई का वैल्यू हमारे पास गिवन था अल्फ़ा प्लस गामा, तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस गामा, और आर में आएगा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर आएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, उन दोनों को इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा μ1 इंटू अल्फ़ा प्लस गामा गामा। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये आगे रिप्लेस होने के बाद अब चेक करना है कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। सो अगेन फॉर स्मॉल एंगल, फिर से यहाँ एज्यूम करेंगे स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, फिर बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 10 गामा। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा 10 अल्फ़ा का वो सेम होगा अल्फ़ा के इक्वल, जो भी वैल्यू आएगा 10 बीटा का वो सेम होगा बीटा के जैसा, जो भी वैल्यू आएगा 10 गामा का वो इक्वल होगा गामा के। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल लूँगा 10 अल्फ़ा का वैल्यू तो वही वैल्यू अल्फ़ा का होगा। ट्रायंगल यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से जो 10 बीटा का वैल्यू निकलेगा वही होगा बीटा का वैल्यू, एंड ट्रिग्नोमेट्री से जो निकलेगा 10 गामा का वैल्यू वही होगा गामा का वैल्यू। तो यहाँ चेक करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। सो हमें दिख रहा है कि जो अल्फ़ा है वो आ रहा है AMO में, इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब ये अल्फ़ा इक्वल होगा 10 अल्फ़ा के, तो 10 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AM बाय OM। सो मैं यहाँ मान सकता हूँ कि जो 10 अल्फ़ा होने वाला है वही होगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 10 अल्फ़ा क्या हो रहा था हमारा, AM बाय OM। ठीक है, इसी तरीके से बीटा हो जाएगा 10 बीटा के इक्वल। अब चेक करते हैं 10 बीटा कितना आ रहा है। तो पहले जो बीटा है वो अलाई कर रहा है AMI पे, तो अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AM बाय IM, तो ये इक्वल हो जाएगा AM बाय IM के। इसके बाद चेक करते हैं गामा। सो गामा जो हमारा है वो आ रहा है ट्रायंगल AMC। ठीक है, तो ये हो जाएगा AM बाय CM, तो गामा का वैल्यू हो गया AM बाय CM। ठीक है, इस तरीके से तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद हम इन सब को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, जहाँ अल्फ़ा निकला है, गामा निकला है और बीटा निकला हुआ है। तो ये आ जाएगा μ1 इन द प्लेस ऑफ अल्फ़ा AM बाय OM प्लस गामा क्या आएगा, AM बाय CM इज इक्वल टू μ2। अब यहाँ पर क्या आएगा, बीटा, तो AM बाय IM प्लस AM बाय CM। ठीक है, इतना आने के बाद हमने यहाँ पर पहले ही एज्यूम किया था कि जो AM है वो AP के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी M होगा ना उसको रिप्लेस कर देंगे P से। ठीक है, P और M दोनों सेम है, तो जहाँ जहाँ भी M है उसे रिप्लेस कर देंगे हम P से। अब रिप्लेस करने पे क्या होगा, यहाँ चेक करते हैं। सो μ1 हो जाएगा AP बाय OP प्लस AP बाय CP
इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा ए पी बाय आई पी प्लस ए पी बाय सी पी। ठीक है, अब इन सब में आपको टॉप में जो है ए पी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ए पी निकाल दूँ कॉमन और यहाँ से भी एक ए पी निकाल दूँ कॉमन, तो ये वाली ए पी और ये वाली ए पी दोनों कैंसिल हो जाएगी। मतलब कॉमन निकालने के बाद, दोनों को कैंसिल करने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा, म्यू वन यहाँ बचेगा 1 बाय ओ पी प्लस 1 बाय सी पी इज इक्वल टू 1 बाय आई पी प्लस 1 बाय सी पी। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद जो टर्म सेम हो रहे थे उसे कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद ये बचा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और इससे क्या है, ये सारा म्यू वन जो है मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यहाँ पर म्यू टू मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। सो ये बन जाएगा म्यू वन बाय ओ पी प्लस म्यू वन बाय सी पी इज इक्वल टू म्यू टू बाय आई पी प्लस म्यू टू बाय सी पी। अब हमें चेक करना है कि ओ पी सी पी आई पी ये क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम में चेक करते हैं। ओ से लेकर के पी तक ओ पी शो कर रहा माइनस ऑफ यू। ठीक है, वहीं जो आई पी है वो शो कर रहा माइनस ऑफ वी एंड सी पी शो कर रहा है आर। तो इसे रिप्लेस करते हैं। ओ पी शो कर रहा है माइनस ऑफ यू, ओ पी शो कर रहा है माइनस ऑफ यू, तो म्यू वन बाय माइनस ऑफ यू। ठीक है, सी पी शो कर रहा था प्लस ऑफ आर, तो प्लस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय आई पी शो कर रहा था माइनस ऑफ वी एंड अगेन म्यू टू बाय आर। ठीक है, सी से लेकर के पी तक था, ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था प्लस में आर हो गया। अब इतना होने के बाद हम यहाँ जो रिप्लेस किया हूँ उसे अरेंज कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ म्यू वन बाय आर और म्यू टू बाय आर, ठीक है, इसे मैं वहाँ भेज दूँगा LHS में, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसे भेज देंगे RHS में और इसे भेज देंगे LHS में। तो अब चेक करते क्या आ रहा है हमारे पास। अगर ये आएगा LHS में, तो यहाँ नेगेटिव वहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू ये बचेगा LHS में इज इक्वल टू RHS में क्या बचेगा, म्यू टू बाय आर। ठीक है, और वहाँ आएगा तो माइनस ऑफ म्यू वन बाय आर, ये बचेगा RHS में। अब इसे रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा मेन इक्वेशन। सो जो आ जाएगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये हो जाएगा हमारा मेन इक्वेशन।